हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज पुराने वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वॉल्यूम 2 यानी कि पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। आज आप लोगों के बीच फिर से बात करते हैं। आज जो आगे कुछ टॉपिक्स है, कुछ टर्म्स है जिनके बिना हम अकाउंटेंसी को पढ़ना करना या फिर इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग हो भी सकता है इन टर्म्स को जाने लगा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला है इंसॉल्वेंट। आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। इसको एक और नाम से बुलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट इसका मतलब ही दिवालिया होता है। तो इंसॉल्वेंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया वह व्यक्ति, दैट पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस व्हिच इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट या हिज डेब्ट और देयर डेब्ट इन फुल। पूरा कर्ज एक व्यक्ति, संस्था या फर्म के ऊपर जो भी पूरी तरीके से जो उसके ऊपर कर्ज होता है ना, टोटल डेब्ट, टोटल कर्ज, वो पूरा कर्ज वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं चुका सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को, संस्था को, फर्म को हम लोग इंसॉल्वेंट के कैटेगरी में डालते हैं, दिवालिया की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, बेसिक इतना समझिए, फिर चैप्टर आपको पढ़ना होगा, वहां पर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं भैया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वह व्यक्ति, संस्था या फर्म जो अपने कर्ज का पूरा भुगतान, अपने डेब्ट का पूरा भुगतान कर सकता है जब चाहे तब। ठीक है, ही इज फुल्ली एबल टू पे हिज डेब्ट इन फुल। अपना कर्ज पूरी तरीके से चुकाने में वो सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति, संस्था या फर्म को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है डूबत ऋण या वो कर्ज, मतलब मान लीजिए कि दैट पोर्शन ऑफ डेब्ट व्हिच इज नॉट रिकवरेबल नाउ। कर्ज का वह भाग या कर्ज का पैसे का जो आपने किसी को कर्ज दिया है या आपने किसी को उधार दिया है और उसका वो हिस्सा जो अब रिकवर नहीं हो सकता है या रिकवरेबल नहीं है, उसे हम लोग बैड डेब्ट के कैटेगरी में डालते हैं। अंडरस्टैंड? चौथा, जैसे मान लीजिए कि मोहन नाम के व्यक्ति को आपने कर्ज दिया है, वो आपका 50,000 रुपया आपसे लिया, 40,000 पे किया, 5,000 फिर बहुत दिनों के बाद पे किया और अब 5,000 रुपया के लिए आपको दिखता है रास्ता बदल देता है। तो ऐसे बंदे को वो जो पेमेंट आपका जो बच गया, आपको मात्र 45,000 मिला और 5,000 रुपया जो आपका डूब गया, उसको बोलते हैं डूबत ऋण या बैड डेब्ट। समझ रहे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। डाउटफुल डेब्ट। डेब्ट का वो पोर्शन, नाम से क्लियर हो जाए, डाउटफुल, संदिग्ध। दैट पोर्शन ऑफ डेब्ट या दैट पोर्शन ऑफ लोन जो आपने किसी को दे रखा है और आपको शंका है कि यार ये देगा कि नहीं देगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप असमंजस में पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोन को, ऐसे पोर्शन ऑफ लोन को हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। पहले तो सेल्स पे बात करते हैं, फिर सेल्स रिटर्न पे बात करेंगे। सेल्स, हम कुछ भी बेच लेते हैं, तो इससे पहले सेल्स समझने से पहले एक पॉइंट बेटा मैं ऐड कर दूं, गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, सामान, वस्तु, आइटम, चीजें या प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अ बिजनेसमैन डील्स इन अ कमोडिटी इज नोन एज गुड्स फॉर हिम। एक बिजनेसमैन जिस कमोडिटी में डील करता है उसको गुड्स बोलते हैं। जैसे कोई मोबाइल बेचता है तो मोबाइल उसके लिए गुड्स हो गया। बोलता है ना, 5 पेटी माल भेजिए, 5-10 बोरा माल भेजिए, ये क्या है? मतलब गुड्स है। माल मतलब सामान, वस्तु, आइटम, जिस चीज में आप डील करते हैं। तो मोबाइल कोई बेचता है उसके लिए मोबाइल गुड्स हो गया, कोई फर्नीचर बेचता है उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो गया, कोई स्टेशनरी का आइटम बेचता है उसके लिए मार्कर गुड्स हो गया। तो गुड्स मतलब वो कमोडिटी जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है। ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है, समझिएगा। फिर अब मैंने सेल्स के पहले गुड्स क्यों बताया? क्योंकि गुड्स का ही सेल और परचेज किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा धंधा है फर्नीचर बेचने का और हम अपना मशीन बेच रहे हैं, अपने घर का कोई कंप्यूटर या कोई फैन या एसी या कूलर या कोई भी चीज हम बेच देते हैं घर का, तो वो सेल नहीं कराएगा। सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, विक्रय का मतलब बिजनेस के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे। ये नहीं कि हम किताब का दुकान चलाते हैं और हम कपड़ा कोई जूता खरीद के ले आए, फलाना चीज बेच लिए, घर का कोई सामान, कचरा का सामान या कोई घर का फिक्स एसेट बेच लिए तो सेल कराया नहीं। मान लीजिए कि हम किताब का बिजनेस, किताब का दुकान है मेरा, स्टेशनरी का दुकान है, बुक स्टॉल है मेरा, और बुक स्टॉल में हम सिर्फ बुक्स बेचते हैं, तो बुक्स को बेचेंगे तो सेल कराएगा। लेकिन अगर हम अपना पुराना बाइक बेचते हैं तो वो सेल नहीं कराएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल जब वापस आ जाता है, द गुड्स व्हिच इज सोल्ड
अर्लियर वो वापस जब आ जाए तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का माल हम बेचे थे पूरे साल में और हमको उसमें से 5,000 का माल वापस आ गया था, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेल्स रिटर्न। समझ में आई बात? इन द सेम मैनर परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेज। अब बोलेंगे सर ये परचेज सेल क्या पढ़ा रहा है सर? पर जरूरी है जानना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, फर्नीचर परचेज को भी परचेज लिख देते हैं। नहीं, आप जिस चीज में डील करते हैं, फिर से याद रहे, आप जिस चीज में डील करते हैं, आप मान लीजिए कि चश्मा बेचते हैं तो चश्मा आपके लिए गुड्स हो गया, ठीक है। आप मोबाइल बेचते हैं तो आपके लिए मोबाइल गुड्स हो गया। तो सिर्फ जो गुड्स है ना उसको खरीदेंगे तो परचेज कराएगा। अब मान लीजिए कि हम किताब का दुकान चलाते हैं, स्टेशनरी बुक स्टॉल है मेरा, और हम अपने लिए एक ऑनलाइन एक शूज ऑर्डर करते हैं, तो वो शूज जो हम खरीद रहे हैं वो परचेज नहीं कहलाएगा, ठीक है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के लिए जो खरीद के लाए हैं, जो बेचने के लिए खरीद के लाए हैं, जो डील करने के लिए खरीद के लाए हैं, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परचेज, ठीक है। उसको खरीदने को परचेज बोलते हैं। और परचेज किया हुआ माल भी कई बार हम वापस करते हैं। वापस करने के 2 रीजन होते हैं। पहला तो माल एक्सेस है, प्लस दूसरा माल एज एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसा माल आपको चाहिए था, वस्तु में कुछ डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस करते हैं। दूसरा, या तो माल आपके पास एक्सेस हो गया है, ठीक है। 2 तरीके से हम परचेज रिटर्न का जनरली 2 कारण होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं पर जनरली 2 कारण होता है। वाउचर्स आर द सोर्स डॉक्यूमेंट which can certify a transaction। एक ट्रांजेक्शन को सर्टिफाई करने के लिए जिस सोर्स डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं हम, या जिस पेपर का प्रयोग करते हैं, उसको वाउचर बोलते हैं। आप कोई सामान खरीदते हैं, आप कोई लोन देते हैं किसी को, आप किसी से कोई कर्ज लेते हैं, आप कुछ भी, मतलब कोई तरह वो पेपर, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन सर्टिफाई अ ट्रांजेक्शन, वो बताता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर्स, ठीक है। वाउचर्स मतलब प्रमाणक, नाम से ही पता चलता है प्रमाणक, जो प्रमाणित करता है कि लेन देन हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई सामान खरीदे और उसके बदले में हमको बिल मिला, तो बिल जो है वो शो करता है कि हमने लेन देन किया है, हमने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। समझिए आगे चल के क्लास 11th में एक चैप्टर ही है वाउचर, मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। कॉस्ट पे बात करते हैं। कॉस्ट इज दैट पॉइंट या वो अमाउंट, वो एक्सपेंडिचर जो हम किसी चीज को एक्वायर करने में खर्च करते हैं। हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, टू एक्वायर समथिंग, जो हमने लूज किया है या हमने जो स्पेंड किया है, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर ही है, मान लीजिए कि फैक्ट्री में बना होगा, 15 रुपया इसका कॉस्टिंग होगा, होलसेलर इसको खरीद के लाया 20 रुपया में, तो फैक्ट्री वाले के लिए इसका कॉस्टिंग हो गया 15 रुपया, होलसेलर के लिए इसका कॉस्टिंग होगा 20 रुपया, ठीक है। और रिटेलर के लिए इसका कॉस्टिंग होगा 25 रुपया, और हमने इसको खरीदा 30 रुपया में। तो मोटा मोटी जो है कि कॉस्ट अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग पड़ रहा है, क्योंकि जितना किसी को बोलते ना कि हमको उस चीज को पाने में बहुत समय लगा है। कोई व्यक्ति जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, अपने 5-7 साल उसने जॉब के तैयारी में लगा दिए, तो उसका जो उस सेक्रीफाइस है उसको कॉस्ट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में हम सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हमने मनी में या मॉनेटरियल एस्पेक्ट्स में क्या खर्च किए हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट है। इस मार्कर का कॉस्ट मेरे लिए पड़ा 30, रिटेलर के लिए पड़ा 25, होलसेलर के लिए पड़ा 20, और उसके नीचे जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए पड़ा 15। तो कॉस्ट किसी चीज को एक्वायर करने का वो प्राइस होता है, जिस प्राइस पे आप किसी चीज को एक्वायर करते हैं, वो कीमत जो आप चुकाते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसको कॉस्ट बोलते हैं, लागत बोलते हैं, राइट। आगे है हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक मतलब होता है ऐतिहासिक लागत। जब आप किसी वस्तु के प्राइस को या किसी भी आइटम के प्राइस को या आइटम के रेट को, किसी भी तरह का कोई चीज जो एलिमेंट या जो टर्म अकाउंटिंग में यूज किए जा रहे हैं, उस एलिमेंट्स को आप बैलेंस शीट या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर देते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड किए गए या अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डेड फैक्ट होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट या रिकॉर्डेड नंबर्स जो होते हैं, उसी को हम लोग हिस्टोरिक कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम इस साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें हमने अपना एसेट, जो कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, एसेट हमने शो किया 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया हिस्टोरिक कॉस्ट हो गया उसका, ठीक है। अब वो अगले साल के लिए वो हिस्टोरिक कॉस्ट का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट, डिस्काउंट मतलब होता है छूट। द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आइटम
बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है, ठीक है। एक रिडक्शन प्राइस में, वो रिडक्शन जो सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है उसको हम लोग डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। खासकर बिजनेस में यही टर्म लेके चलते हैं। डिस्काउंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कमोडिटी डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट। इसको हम लोग स्पेसिफिक डिस्काउंट बोलते हैं। जनरली कैश डिस्काउंट का ही चर्चा करते हैं हम लोग हमेशा। कैश पेमेंट करते समय, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे भी सामान कोई मंगाते हैं तो मान लीजिए कि कोई सामान का एमआरपी है, मान लीजिए कि आप 2999 का एक 2999 का एक सामान खरीदते हैं, 2999 2999 रुपए का, उस पर लिखता है 50% ऑफ, तो वो हो जाता है 1499 रुपए का। कितने का हो जाता है? 1499 या 1500 का हो जाता है। 50% ऑफ हो गया, तो 50% जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, सबको मिलेगा। ठीक है, 4 प्रकार का डिस्काउंट मैंने बताया ना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कम्युनिटी डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट को हम लोग चर्चा करते हैं, बाकी दोनों का चर्चा करते ही नहीं है, उसका यूज नहीं होता है ज्यादा। तो कैश डिस्क पहले तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, तो 1499 रुपया में उस सबको मिलेगा। वो प्रोडक्ट जो जो उस कंपनी के उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे उन सभी के लिए वो ऑफर है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर या अलाउड बाय द कंपनी टू एवरीवन। ठीक है, सबके लिए होता है। उसके बाद होता है, नीचे लिखता है पेमेंट जब करने जाते हैं सेलेक्ट करके, तो उसके बाद लिखता है ना पे बाय एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड, जो भी है क्रेडिट कार्ड से पे करने पर 5% ऑफ हो जाता है। अब जो बंदा कैश पेमेंट करेगा कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड से पे करेगा तो उसको उसका 5% ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए 1500 का 5% 75 रुपया ऑफ हुआ, तब उसका कीमत उसको मिला 1425 रुपया में सामान उसको मिल गया। अगर उसके पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं होता या कैश पेमेंट नहीं होता तो वो 1499 रुपया में होता उसके लिए। ठीक है, समझ में आई? इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, आगे है डिप्रिसिएशन। आप फिक्स एसेट पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। ह्रास का मतलब होता है द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स्ड एसेट में, डिप्रिसिएशन चैप्टर तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। किसी भी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में आने वाली जो ग्रेजुअल रिडक्शन होती है, जो निरंतर जो गिरावट आती है उसके प्राइस में, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थायी संपत्ति कोई भी हो सकता है, फोन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों पे डिप्रेसिएशन, जो भी अस्थायी संपत्ति है, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, उस पे डिप्रिसिएशन लगता है। अब आप कहेंगे कि सर फिक्स्ड एसेट तो आप 2 तरह का बनाए थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे लगता है डिप्रिसिएशन और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे लगता है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब भी वही होता है, अवमूल्यन बोलते हैं। अवमूल्यन मतलब मूल्य कम करना। राइट, बढ़े आगे, ये होगा डिप्रिसिएशन। आगे है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है इकाई, द नेम अंडर विच अ बिजनेस रन्स। ठीक है, एक वो नाम जिसके अंदर बिजनेस रन होता है, जिसके अंदर बिजनेस चलता है, उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है इकाई। ठीक है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प हो गया, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, जैसे कॉमर्स कैंप हो गया। अगर एक बिजनेस मान के चले तो इसको भी हम नाम, जिस नाम के अंदर हम बिजनेस को रन कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी। जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, दैट्स ऑल। मतलब एक छोटा सा पान का दुकान भी खुलता है ना तो उसका नाम होता है, एंटिटी बोलता है। बिना नाम के लगभग हमको लगता है कोई बिजनेस बिना नाम का होता होगा। ठीक है, तो नाम के बिना बिजनेस को पॉसिबल नहीं है चलाना, तो जनरली हम नाम रखते हैं। तो एंटिटी मतलब वो नेम जिसके अंडर बिजनेस रन करता है या बिजनेस चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के इस वीडियो के लिए लास्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब समता, समता या कैपेसिटी या कैपिटल, या इसको बोलते हैं ना हम लोग, हमारे पास इतनी क्षमता है, इस बिजनेस की इतनी क्षमता है। इक्विटी मतलब होता है क्षमता। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे ग्रोसरी का शॉप, तो ग्रोसरी का शॉप ऐसा भी है मार्केट में, जैसे देखते होंगे बड़े बड़े मॉल्स में बहुत सारी डेली यूज की चीजें मिलती है, तो उसका जो देखेंगे आप कैपेसिटी, कहेंगे भैया इसमें तो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है। और एक ग्रोसरी का शॉप आप देखते हैं जहां पर 5 लाख रुपया भी इन्वेस्ट किया जाता है। मिलता तो दोनों तरफ सेम चीज है, लेकिन थोड़ा कम आइटम यहाँ मिलेगा, वहां थोड़ा ज्यादा आइटम मिलेगा। यहाँ थोड़ा स्टॉक कम होगा, वहां स्टॉक थोड़ा ज्यादा होगा। तो इक्विटी मतलब क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इक्विटी। ठीक है, इक्विटी बनता है 2 चीजों से मिलकर, ओनर इक्विटी और आउटसाइडर इक्विटी। मान लीजिए कि हमारे पास 5 लाख रुपया मेरा अपना था बिजनेस में, हम उस 5 लाख रुपए से बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा ओनर्स इक्विटी हो गया। क्या हो गया? ओनर्स इक्विटी। और वही एक, अब उससे मेरा काम नहीं चल रहा था,
मेरा जो है उसके बाद भी मुझे बिजनेस में और पैसे की जरूरत थी और मेरे पास फंड नहीं था, तो हम 2 लाख रुपए बैंक से अप्लाई किए, बैंक हमको लोन दे दी, तो 2 लाख रुपए जो है आउटसाइडर इक्विटी हो गया। दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा टोटल इक्विटी, समझ में आई बात? 7 लाख रुपए टोटल इक्विटी में आ जाएगा, समझ में आई बात? तो लॉक कर देते हैं। ये अभी इतना मुझे एक्सप्लेन मैंने जो किया आपको आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कर दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो जिसको भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं खासकर 11th क्लास के जिनको बेसिक्स जरूरत है, जिनको ट्यूटोरियल्स की जरूरत है, तो वो जरूर इसको देखें और समझें और आगे भी शेयर करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बाय।